मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच हाजिर हूँ और आजकल देश में काफ़ी हलचल है। किसान आंदोलन की काफ़ी चर्चा है। किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर सड़क पर हैं। देश की राजधानी में लाखों की संख्या में जमा हैं और किसानी से जुड़े काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ एंकर जो गोदी मीडिया के हैं वो किसान आंदोलन पे सवाल उठा रहे हैं। वो शायद भूल रहे हैं कि जन आंदोलन ही लोकतंत्र के लिए खाद और उर्वरक का काम करते हैं। राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने राजनीति में कई आदर्श स्थापित किए, जिनकी कथनी और करनी में नाम मात्र का अंतर नहीं था, उनका कहना था कि अगर सड़कें खामोश हो गईं तो संसद आवारा हो जाएंगे। जनता की बगावत ही संसद को अनुशासन में रख सकती। यहाँ संसद का मतलब राजनीतिक दलों से है। राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, खासकर जो सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में आंदोलन, वो भी सरकार के गलत फैसलों के विरोध में आंदोलन होना बहुत ही जरूरी है। ये आंदोलन ही हमारे दिलो दिमाग में लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में मोदी सरकार के क्रियाकलापों पे थोड़ी सी दृष्टि डालें, इसके मास्टर स्ट्रोक को देखें। सब में पहले रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल टीवी पर अवतरित होते हैं और घोषणा करते हैं कि आधी रात के बाद सभी पुराने नोट बंद हो जाएंगे, चलन में नहीं रहेंगे। आपके जो भी नोट हैं, जाकर लाइनों में खड़े हो जाइए और नए नोट हासिल कीजिए। और इसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया काले धन के खिलाफ, ब्लैक मनी के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ? असंगठित क्षेत्र, जो कि देश की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा है, देश की जीडीपी में जिसका 60% हिस्सा है, वो असंगठित क्षेत्र लकवाग्रस्त हो गया। क्योंकि असंगठित क्षेत्र नगद के संचालन से ही चलता है। बाद में तर्क दिया गया कि इससे जो है ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। आज की तारीख में देखें तो मार्केट में उतना ही नगद है जितना कि नोटबंदी से पहले था, उससे कहीं ज़्यादा ही, लगभग 15-16 लाख करोड़। उसके बाद जीएसटी लाया गया। आधी रात को संसद के कक्ष में खड़े होके तालियां बजा बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक कानून बताया। कहा गया कि इससे देश की जीडीपी 1 से 2% बढ़ जाएगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के आवागमन में आसानी होगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी एक बोझ बन गया और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, लगातार गर्त में जा रही है। और देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने में आखिरी धक्का कोरोना की उत्पत्ति के बाद जो लॉकडाउन का सही से संचालन नहीं कर पाई,
दूसरे देशों में भी लॉकडाउन लगाया गया, वहां की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था -8 से -10, 12% तक गई, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था -24% चली गई। आखिर इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही कौन लेगा? हर छोटी से छोटी उपलब्धि की जवाबदेही की उपलब्धि का सेहरा अपने सर बांधने को आतुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर नेशनल टेलीविजन पर आकर क्यों नहीं कहते कि आज जो देश की दुर्गति है, आज जो देश की जीडीपी माइनस में है, आज जो करोड़ों युवक बेरोजगार हैं, इस सभी की जवाबदेही मैं लेता हूं और मैं एक चौराहे पे खड़ा होता हूं, जिसे जो सजा देना है दे दे, जैसा कि नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था। आइए इसे हम किसान आंदोलन के पक्ष के मूल में देखते हैं। जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, जब देश की पहली प्राथमिकता कोरोना से जूझ रहे मरीजों की देखभाल होनी चाहिए थी, कोरोना के कारण अपना रोजगार खो चुके लोगों को जीवन यापन के लिए जरूरी आवश्यक सामग्री मुहैया कराना, या तो नगद में नहीं तो राशन के तौर पर प्राथमिकता होनी चाहिए थी। वैसे समय में ये सरकार किसानों के लिए 3 नए कानून लेकर आती है और कहा जाता है कि ये कानून ऐतिहासिक कानून हैं। किसानों को सदियों से जो बेरियों में जकड़े हुए किसान, उन बेरियों से उनको मुक्ति मिल जाएगी जो मंडी व्यवस्था में जकड़े पड़े हैं। आखिर इतने सालों से जो मंडी व्यवस्था चली आ रही थी, अगर इसमें खामियां होती तो ये कब की बंद हो जाती। अगर ये किसानों के लिए फायदे का, लाभ का केंद्र नहीं होती तो ये कब की बंद हो जाती। आखिर लाखों किसान वहां क्यों पहुंचते हैं? इस मंडी व्यवस्था को खत्म करके सरकार किसानी को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है, जैसा कि भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया, इंडियन रेलवे, उसके बाद कुछ सरकारी बैंकों के लिए भी बात चल रही है कि उन्हें भी कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे हमारे पुरखों द्वारा खरीद की गई देश की संपत्ति को नोचा जा सके, उन्हें कॉरपोरेट अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। आखिर इन सब चीजों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉरपोरेट का दलाल न कहें तो क्या कहें? जो सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, उनकी हर नीति कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों के ध्यान में रख के लाई जाती है। एक किसान को क्या चाहिए? किसान को भीख नहीं चाहिए, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य चाहिए, जिसका निर्धारण एमएसपी के द्वारा होता है। वो एमएसपी की गारंटी देने के बजाय सरकार ने पूरी की पूरी किसानी को ही कॉरपोरेट के हवाले करने का जाल बिछाया और इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। अगर इतना ही ऐतिहासिक होता तो लाखों किसान दिल्ली में क्यों हैं, जिनको रोकने के लिए सड़क में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हमारा अधिकार है
और इस अधिकार को कोई भी सरकार नहीं छीन सकती है। तो मोदी सरकार कैसे छीन सकती है? वो कैसे सड़क पे गड्ढे खोद सकती है? कैसे बैरिकेड लगा सकती है? किसानों को अपनी बात पहुंचाने का हक है, और जब तक वो दिल्ली में आके अपनी बात नहीं कहेंगे, पूरा देश उनकी बात नहीं सुनेगा, पूरा विश्व उनकी बात नहीं सुनेगा। और किसान नेता भी तो कह रहे हैं कि किस किसान ने कहा था मोदी सरकार को कि हमारे लिए कानून बनाइए? ये क्या कोई तुगलकी शासन है कि जब चाहा जो कानून ले आया और कहा कि हाँ ये कानून आपके फायदे के लिए है? किसानों का फायदा किसानों से बेहतर कौन समझेगा? और जब किसान बोल रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो ये कानून क्यों नहीं मोदी सरकार रद्द कर रही है और एमएसपी की गारंटी दे रही है? मोदी सरकार को समझना चाहिए कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, कोई राजशाही नहीं है कि जब जो चाहे फैसले ले ले और जनता पे थोप दे, और जनता उन फैसलों का अनुगमन करेगी बिना विरोध के, बिना आंदोलन के। ऐसा उत्तर कोरिया में होता होगा, ऐसा रूस में होता होगा, ऐसा पाकिस्तान में भी होता होगा, लेकिन हिंदुस्तान में ये सब चीज नहीं चल सकता। जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ 200 साल तक संघर्ष किया, तो मोदी सरकार तो मात्र 6 साल पुरानी सरकार है। एक आंदोलन अगर मजबूती से चले तो ये सरकार की चूल्हे हिलाकर रख देगी, और अभी चूल्हे हिली हुई हैं। मोदी सरकार बहुमत के अहंकार में ना रहे। बहुमत कभी किसी का नहीं रहा, न राजीव गांधी का बहुमत रहा, न अटल बिहारी वाजपेयी का बहुमत रहा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, न कि राजनीतिक दल, न कि सत्ताधारी दल। और आज अगर उनके पास बहुमत है तो कल वो बहुमत किसी और के पास हो सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के फैसले लें, न कि कॉरपोरेट घरानों के हित को ध्यान में रख के, उनकी दलाली को ध्यान में रख के। और इन सब के लिए सिर्फ राजनीतिक दलों को दोष देना अपना हाथ झाड़ना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। आखिर जब हमें मौका मिलता है वोट देने का, सरकारें बदलने का, तब हम जात पात धर्म के नाम पे वोट देते हैं और फिर सोचते हैं कि जो अगली सरकार आएगी वो हमारा भला करेगी। क्या ये संभव है? हाल फिलहाल में बिहार में संपन्न हुए चुनावों में जो वोट देने का ट्रेंड रहा, जातिगत आधार पर वोट दिए गए। ज्यादातर अग्री जातियों ने बीजेपी को वोट दिया और नीतीश कुमार से जुड़ी पिछड़ी जातियों ने भी बीजेपी जेडीयू को वोट दिया। आज अगर बेरोजगार, बिहार के बेरोजगार रोजगार की मांग करते हैं, या बिहार के मजदूर किसान आय की मांग करते हैं, तो उन्हें सब में पहले ये समझना चाहिए कि उनके पास जब ये मौका था तो उन्होंने उस मौके को गवा दिया। जिस सरकार का कोरोना के दौरान बेहद ही खराब रिकॉर्ड रहा था, जो अपने निवासियों को मुफ्त का ट्रेन का टिकट उपलब्ध नहीं करा पाई, जिसके पास अस्पतालों का वो आधारभूत ढांचा नहीं है जहां पे कोरोना के
के मरीज रखे जा सके। और 15 साल काफ़ी होते हैं वो ढांचा तैयार करने के लिए। वैसी सरकार को बिहार की जनता ने जातिगत आधार पर वोट देकर फिर से चुना। इसलिए अगर बिहार के बेरोजगार अगर बेरोजगारी का रोना रोते हैं तो स्वयं को ज़्यादा दोष देना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में हर 5 साल चुनाव क्यों होते हैं? इसी कारण से तो होते हैं कि अगर पिछली सरकार ने सही काम नहीं किया तो उसको लोग बदल सके, उसको जनता बदल सके, नई सरकार चुन सके जो जनता की समस्याओं का नए सिरे से समाधान कर सके, जनता के साथ संवेदना रख सके। लेकिन जो सरकार राष्ट्रीयता और धर्म के कार्ड को खेलती है, जो सरकार चुनाव दर चुनाव नए नए जुमले फेंकती है, जिसका जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, वैसी सरकार को फिर से चुनना ये जनता की मूर्खता है। इसे कहने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। और ऐसी सरकारों को नियंत्रण में रखने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इनके खिलाफ आंदोलन किया जाए, इनके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया जाए। आज देश की व्यवस्था को देखिए, देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो चुकी हैं, मोदी सरकार की गुलाम हो चुकी हैं। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय जिससे उम्मीद की जाती है कि वो जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी, उसके फैसले भी मोदी सरकार के नीतियों से प्रभावित होते हैं। ऐसे में जनता के पास क्या उपाय बचता है जन आंदोलन के सिवाय? अगर जनता आंदोलन न करे तो क्या करे? चुपचाप मोदी सरकार के तुगलकी फैसलों को बर्दाश्त करे, उसको झेले, सरकारी कंपनियों के बाद जमीनों को भी कॉरपोरेट के हवाले होने दे? मित्रों, अपनी आवाज को बुलंद करें। मोदी सरकार को ये पता चलने दें कि ये देश सिर्फ मोदी सरकार और उसके चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों का नहीं है। यह देश 125 करोड़ लोगों का है, जिनके दिलो दिमाग में लोकतंत्र की नसें फपकती हैं, जिनके अंतर्मन में लोकतंत्र की ज्वाला जलती है। और ये पुलिसिया लाठी से झुकने वाली नहीं है, जैसा कि किसान आंदोलन के साथ हो रहा है। किसान अपनी मांगों से थोड़ा भी पीछे ना हटे। मोदी सरकार को तीनों काले कानून रद्द करने पड़ेंगे, एमएसपी की गारंटी देनी होगी। इससे कम पे किसान एक कदम भी पीछे ना हटे। मोदी सरकार को ये बताएं कि अगर जनता, लोकतंत्र की असली ताकत जनता के पास है, न कि सरकारों के पास है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं।